अध्याय 5 पृष्ठ रसायन है, ये उसका अंतिम भाग होगा। बच्चों, इस भाग में हम उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरण की क्रियाविधि और एंजाइम उत्प्रेरण की चर्चा करेंगे। हम भाग 6 जो अंतिम भाग है इसकी आपके सामने चर्चा करें, इसके पहले हम आपको भाग 5 से कनेक्ट करते हैं। भाग 5 में हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त होता है, उत्प्रेरक। अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त होता है, उत्प्रेरक, जो इसके वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। वहां आपने देखा था कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाता है। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब उसी में अभी जो हमें डिस्कशन करना है वो है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष। आइए बच्चों देखा जाए कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष है क्या। तो कहते हैं कि पहले चर्चा किसकी होगी, पहले होगी उत्प्रेरक वर्धक की। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें बच्चों, तो डेफिनेशन में क्या आता है, जो पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के उत्प्रेरक नहीं होते किंतु अपनी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो इस बात को आपको देखना है बच्चों कि उत्प्रेरक किस पर काम करता है, अभिक्रिया पर, और जो वर्धक होते हैं उनका संबंध किससे है, उनका संबंध उत्प्रेरक से है। फिर समझना, उत्प्रेरक किस पर कार्य करते हैं, अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, और जो वर्धक होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, उत्प्रेरक पर। और इसीलिए लिखा है कि जो पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं है किंतु जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता, इस पॉइंट को आपको देखना है, उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अब ये आपके पास वर्धक के उदाहरण हैं। ये देखिए एक विधि आपके सामने है और उसे कहते हैं हैबर विधि। हैबर विधि का नाम आपने सुना होगा बच्चों। ये अमोनिया बनाने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है। ये विधि दी गई 1915 में जर्मन रसायनज्ञ F.A. हैबर के द्वारा, और इसीलिए इसको हैबर विधि भी कहते हैं। इसको बड़ी प्रसिद्धि इसलिए मिल गई कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। और अमोनिया किसमें प्रयुक्त होती है, नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में और बहुत सारे रसायनों के बनाने में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो इसमें आयरन क्या है, आपने पहले भी देखा था कि आयरन इसमें धनात्मक उत्प्रेरक है, लेकिन इसमें जो वर्धक का काम करता है वो मॉलिब्डेनम है। मतलब समझ गए कि आयरन जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन मॉलिब्डेनम जो है आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। एक दूसरा उदाहरण आपके पास है कि संश्लेषण विधि द्वारा मेथेनॉल बनाने में। देखिए संश्लेषण विधि द्वारा जब हम मेथेनॉल बनाते हैं तो इसमें आपको लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये H2 जो रहेगा आपका, ये H2 ऐसा रहेगा। तो H2 का कितना मोल लिया है, 2 मोल लिया है। H2 का कितना मोल लिया है, 2 मोल लिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से मेथेनॉल बनता है। तो ये किसका निर्माण यहां हो रहा है, मेथेनॉल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें देखें जिंक ऑक्साइड लिखा है और CO लिखा है, ये उत्प्रेरक हैं, लेकिन जो Cr2O3 लिखा है वो वर्धक है। वो इस विधि में क्या है, वो इस विधि में किसका कार्य करता है बच्चों, वो इस विधि में वर्धक का कार्य करता है। अब अगर दूसरे की चर्चा करें जिसे हम कह रहे थे उत्प्रेरक विष, तो आप कहेंगे कि उत्प्रेरक विष क्या है।
तो यहां वही बात आ जाएगी कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर देते हैं, जो उत्प्रेरक की सक्रियता है उसे कम कर दें, इसके लिए हम कहते हैं नष्ट करना, घटा देना। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, विष का मतलब वैसे भी आप जानते हैं कि विष जो है वो घातक होता है, तो कहते हैं कि पदार्थों के लिए भी घातक है। उत्प्रेरक विष किसके लिए घातक है? उत्प्रेरक के लिए घातक है। किस मामले में घातक है? क्योंकि ये उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। तो उत्प्रेरक विष ऐसे ही होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसके आपके पास उदाहरण हैं। उदाहरण ये है कि जैसे ये लिखा है संपर्क विधि। संपर्क विधि द्वारा SO3 निर्माण में, संपर्क विधि बच्चों होती है कि संपर्क विधि जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अब आप कहेंगे यहां तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये पहली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है, रिएक्शन कई पदों में होती है। उसका एक स्टेप ये है कि जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के संयोग से क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां कौन सा उत्प्रेरक होता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। लेकिन यहां ये आर्सेनिक के यौगिक क्या करते हैं? जो आर्सेनिक के यौगिक हैं, जैसे लिखा है यहां AS2O3, ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बहुत ही क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आप जानते हैं कि प्लेटिनम जो है वो बहुत ही महंगी धातु है। अगर आप इसमें ये AS2O3 आ जाए तो उसकी जो उत्प्रेरक सक्रियता है वो नष्ट हो जाती है। तो ये AS2O3 प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए बच्चों किसका काम करेगा? AS2O3 प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करेगा। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं और जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। इसका हमें क्या चाहिए? इसका हमें स्पष्टीकरण चाहिए, इसकी हमें व्याख्या चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि उत्प्रेरक वर्धक द्वारा अभिक्रिया का उत्प्रेरक वर्धक द्वारा उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है और उत्प्रेरक विष द्वारा उत्प्रेरक की सक्रियता कम होती है या नष्ट होती है। उसका उत्तर एक आता है और उसका उत्तर एक ये है कि उत्प्रेरक वर्धक द्वारा सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है और उत्प्रेरक विष द्वारा सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है। और इसीलिए उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक को सक्रिय करता है और उत्प्रेरक विष जो है उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता है या नष्ट करता है। तो हमारा डिस्कशन अब किस पर केंद्रित हो गया? हमारा डिस्कशन अब केंद्रित हो गया, हमें जानना है, हमें सीखना है कि ये सक्रिय केंद्र क्या होते हैं। सक्रिय केंद्र को बच्चों एक्टिव सेंटर कहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट आर एक्टिव सेंटर्स, सक्रिय केंद्र क्या है। अभी आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहां लिखा है किसी ठोस उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरक रूप से सक्रिय नहीं होता है। पृष्ठ पर अभिक्रिया केवल कुछ निश्चित बिंदुओं या केंद्रों पर होती है और यही बिंदु या केंद्र क्या कहते हैं? अधिक सक्रियता के कारण प्रायः क्या कहते हैं? प्रायः क्या कहलाते हैं? सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये हो गई बच्चों कि सक्रिय केंद्र ऐसे केंद्र हैं जहां उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है? अधिक होती है। अभी हम आपको अब ये भी बात आ गई कि क्यों कुछ केंद्रों पर उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है। अभी आपको एक फिगर के माध्यम से इसको दिखाते हैं कि जैसे ये हमने लिखा निकेल, ये निकेल लिखा, तो यहां भी निकेल 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 निकेल। तो इस तरह से आप देखें, इसकी अगर बॉन्डिंग को देखें तो इस तरह से आप निकेल की बॉन्डिंग को देख रहे हैं। ये निकेल की बॉन्डिंग है। तो ध्यान से देखना, ये जो निकेल है सब पर इसी तरह से Na, आप जानते हैं निकेल का सिंबल क्या है? निकेल का सिंबल Na है बच्चों, उसको ध्यान देना। अब देखिए इस निकेल को देखें तो ये निकेल कितने बांड बना रहा है? 4 बांड बना रहा है। ये उसी बांड को देखा है, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बांड है। ये निकेल 4 बांड बना रहा है, इसको देखना। लेकिन अगर ये निकेल यहां वाले निकेल को देखो तो ये कितना बांड बना रहा है? 2।
इसकी 2 वैलेंसी क्या है, खाली है, वैकेंट है। अगर इस निकिल को देखो जो थोड़ा पीक पर है तो इसकी 3 वैलेंसी खाली है। अगर यहां गैप हो जाए, इस तरह से गैप हो जाए तो इस निकिल की 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को सक्रिय केंद्र कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, जो ये खाली दिख रहा है यही सक्रिय केंद्र है, क्योंकि यहां फ्री वैलेंसीज हैं, मुक्त संयोजकताएं हैं, और मुक्त संयोजकताओं के कारण इन बिंदुओं पर उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है, आपसे एक सवाल है कि कोई अगर उत्प्रेरक हो उसका हम बारीक चूर्ण बना लें तो आपको बताना है क्या उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ेगी या घटेगी। क्या उत्तर होगा बच्चों, उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ेगी, क्योंकि जब आप फाइन चूर्ण बनाते हैं तो फाइन चूर्ण बनाने में, फाइन पाउडर बनाने में क्या होता है कि उत्प्रेरक में सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या कर जाती है, मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए उत्प्रेरक की सक्रियता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपका सक्रिय केंद्र है। तो उत्प्रेरक पर क्या पाया जाता है बेटा, सक्रिय केंद्र पाया जाता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं, सक्रिय केंद्रों की संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक की आंतरिक संरचना में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, उत्प्रेरक विष सक्रिय केंद्रों की संख्या को घटाते हैं, वो खुद ही सक्रिय केंद्रों से जुड़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता घटती है या नष्ट होती है। तो ये व्याख्या थी बच्चों उत्प्रेरक वर्धक की और उत्प्रेरक विष की, कि वो कैसे कार्य करते हैं। उसके लिए आपको सक्रिय केंद्र समझना है और क्या समझना है, मुक्त संयोजकता समझना है, फ्री वैलेंसी समझना है, जिसका डिस्कशन हमने आपके सामने किया। अगला डिस्कशन जो हमारे पास आता है वो लिखा है कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। क्या लिखा है बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण अभी हमने आपको भाग 5 में डिस्कस किया था कि जहां उत्प्रेरक और अभिकारक एक से अधिक प्रावस्था में हो। सिंपल आपने देखा था कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, ये नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बन रहा था, हाइड्रोजन के संयोग से क्या बन रहा था, अमोनिया। ये जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और यहां उत्प्रेरक क्या था, Fe सॉलिड था। तो ये कैसा उत्प्रेरण है, ये विषमांगी उत्प्रेरण है। तो विषमांगी उत्प्रेरण का अभी हम पढ़ेंगे अधिशोषण सिद्धांत कि ये कैसे कार्य करता है। तो कहते हैं कि उसके लिए आपके पास पॉइंट दिए गए हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण, जैसे अभी हमने उदाहरण बताया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो उसमें उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक Fe है। तो जो अभिकारक हैं, अभिकारक कौन से हैं, एक उदाहरण के तौर पर देखें, अभिकारक कौन से हैं। अभी हमने लिखा था, ये लिखा था आपके सामने N2 प्लस क्या लिखा था बच्चों, 3H2, और दिस इज इक्वल टू क्या, 2NH3। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास NH3 है। क्या लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है। और कितना NH3 लिखा है, 2NH3 लिखा है। तो इसमें उत्प्रेरक क्या है, Fe। तो सबसे पहले क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण, मतलब ये दोनों अभिकारक कहां जाएंगे, उत्प्रेरक की सतह पर। उसके बाद होगा उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। अधिशोषण आपको बताया गया कि ये जैसे Fe उत्प्रेरक है तो इसके सरफेस पर ये क्या आ जाएंगे, ये अभिकारक आपके आ जाएंगे। तो ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी अधिशोषण। क्या कहलाएगी, अधिशोषण। फिर क्या होगा, एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। तो इस पर क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, जिसमें ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, ये मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, कि जब उत्पाद बन जाता है, जब उत्पाद बन जाता है तो उसका विशोषण होता है। विशोषण आपको बताया गया था कि जो उत्पाद बना वो सतह से, उत्प्रेरक की सतह से क्या कर जाएगा, हट जाएगा। यही घटना क्या कहलाएगी, विशोषण कहलाएगी। और
फिर क्या होगा, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण, तो जो उत्पाद हैं वो दूर विसरित हो जाएंगे और फिर से अभिकारक और जो है उसकी सतह पर आ जाएगा। किसकी सतह पर आ जाएगा, उत्प्रेरक की सतह पर आ जाएगा। इसी को बच्चों इसके हर स्टेप को हम लोगों ने यहां आपको फिगर के माध्यम से दिखाया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस केटोलिसिस जो आपको दी गई है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस केटोलिसिस। तो इस एडजॉर्प्शन थ्योरी में आपको देखना है, क्या देखना है, तो वही बात बताया, यहां लिखा है कि कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, ये लिखा हुआ है, ये फ्री वैलेंसीज दिखाया गया है। ये देखो, ये ए और बी क्या हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं। अब ये एडजॉर्प्शन हो गया, अब ये देखो एडजॉर्प्शन हो गया, फिर ये क्या हो गया, यहां इंटरमीडिएट बन गया और बाद में क्या हो गया, ये प्रोडक्ट जो लाइन लिखी थी कि विसरित हो गया और ये कैटलिस्ट आ गया। तो इसीलिए उत्प्रेरक अभिक्रिया में बच्चों खर्च नहीं होता है। उत्प्रेरक हमने व्याख्यान 5 में बताया था कि ये अच्छी बात है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में खर्च नहीं होता, लेकिन अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो उसकी ये जो आप क्रिया विधि देख रहे हैं, इसी कारण ऐसा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में खर्च भी नहीं होता, लेकिन अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है बच्चों, परिवर्तित कर देता है। अभी ये डिस्कशन आपके पास बच्चों है जिसे कहेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। क्या कहेंगे, एंजाइम उत्प्रेरण। अब आप कहेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। पहले देखें रासायनिक रूप से एंजाइम क्या है। कहते हैं कि एक इसके लिए बात चलती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। अब आप कहेंगे प्रोटीन क्या है, आप ही के कोर्स में जैव अणु एक चैप्टर पूरा जैव अणु है जिसमें आप प्रोटीन को बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। वैसे भी बच्चों आप कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का नाम सुनते रहते हैं। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है और ऐसे प्रोटीन हैं जिनका अणु द्रव्यमान ज्यादा होता है और ये क्या बनाते हैं, ये जल में कोलाइडी निकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलाइडी निकाय। आप जानते हैं कि कोलाइडो में अधिशोषण की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और एंजाइम कहां होते हैं, ये जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और संश्लेषित भी किए जाते हैं। इसके लिए आप एक ही शब्द बोल सकते हैं, दीज आर नेचुरल एंड ऑल्सो सिंथेटिक। अब क्या है, कहते हैं कि जीवों में, जीवों का मतलब क्या, लिविंग, लिविंग में, इवन हमारे आपके शरीर में भी अनेक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, कैटालाइज होती हैं। और इसीलिए ये एंजाइमों का एक नाम है और वो क्या है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। एंजाइमों का एक नाम क्या है बच्चों, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। इसीलिए एंजाइमों को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ये आपने एंजाइमों के बारे में देखा। अब ये एंजाइम करते क्या हैं, ये एंजाइम कार्य क्या करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम और उनके स्रोत और उनके द्वारा होने वाली क्रियाएं आपके सामने बच्चों लिखी गई हैं। जैसे लिखा है दो एंजाइम, अभी इसको देखें तो ये क्या लिखा है, इन्वर्टेज। क्या लिखा है, इन्वर्टेज। और ये क्या लिखा है, जाइमेज। और ये कहां पाए जाते हैं, ईस्ट में। कहां पाए जाते हैं, ईस्ट में। तो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का नाम है। अब आप कहेंगे कि ईस्ट क्या होता है, आपने कवक का नाम सुना होगा, फंजाई का नाम सुना होगा। तो ईस्ट जो है वो बच्चों कवक ही है और ये क्या काम करता है, ये सुक्रोज को परिवर्तित करता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। किसमें परिवर्तित करता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। किसमें परिवर्तित करता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। और ये जाइमेज, ये भी ईस्ट में होता है। ये ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है, ये एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल है बच्चों। यहां क्या लिखा है, एथिल। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल। तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये अगला एंजाइम डायास्टेज है और ये कहां पाया जाता है, माल्ट में। अब आप बच्चों कहेंगे कि माल्ट क्या होता है,
माल्ट जो होता है, जर्मिनेटेड बार्ली सीड आर नोन एज माल्ट, अंकुरित जौ के बीजों को माल्ट कहते हैं। और उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायास्टेज। और ये स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। और ये माल्टेज एंजाइम है। तो ईस्ट में, ये भी ईस्ट में है, तो ईस्ट में 3 एंजाइम हो गए, इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज। तो ये माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ये आपके पास यूरिएज एंजाइम है जो सोयाबीन में होता है, ये यूरिया को किस में बदलता है? अमोनिया तथा CO2 में। ये आपका पेप्सिन, बहुत आप नाम सुनते हैं, ये आमाशय में होता है। और प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो अम्लों में। अभी हम आपको बताएं कि प्रोटीन और अमीनो अम्लों का क्या संबंध है। तो कहते हैं कि अमीनो अम्ल ही मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अमीनो अम्ल ही मिल करके बच्चों किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। या प्रोटीन जो है वो किससे बनी होती है? वो अमीनो अम्लों से बनी होती है। अब एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण आपको डिस्कस करना है बच्चों। इसमें लिखा है सर्वोत्तम दक्षता। सर्वोत्तम दक्षता का मतलब क्या होता है? ये लिखा है कि एंजाइम का एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। तो जो इफिशियंसी है एंजाइम की वो बहुत ज्यादा है। अब ये लिखा है उच्च विशिष्ट प्रकृति, हाई स्पेसिफिक नेचर। हाई स्पेसिफिक नेचर का मतलब आपको उत्प्रेरण जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था कि उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। मतलब एक ही अभिक्रिया में कई उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं हो सकते, या एक ही उत्प्रेरक कई अभिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। और यही बात एंजाइमों के लिए है, उससे अधिक विशिष्टता वाले एंजाइम हैं। ये है इष्टतम ताप, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर कहते हैं कि एंजाइमों की सक्रियता अधिक होती है। और ये आपके सामने रेंज केल्विन में टेम्परेचर की दी गई है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है 298 केल्विन टू 310 केल्विन, जिस पर इनकी सक्रियता ज्यादा है। ये पीएच आप बच्चों जानते हैं कि पीएच पैमाना, पीएच पैमाने में क्या है? अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीनता है, पीएच 7 से कम है तो अम्लीयता है, पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीयता है। तो ये जो पीएच 5 से 7 रहता है, जो उदासीनता के करीब है, 5 तो अम्लीय है, 7 न्यूट्रल है। तो इस तरह से कहते हैं कि इस पर जो है, इस पर एंजाइमों की सक्रियता क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है, सक्रियता अधिक होती है। अभी आपको लिखा है सक्रियक एवं सह एंजाइम। सह एंजाइम को कहते हैं को एंजाइम। तो इसमें लिखा है कि एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में, जिन्हें सह एंजाइम कहते हैं, बढ़ जाती है। तो ये लिखा है कि एंजाइम तो प्रोटीन होता है, उसमें अगर अप्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट आ जाए, और नॉन प्रोटीन पार्ट में आपके सामने ये विटामिन आ गया, धात्विक आयन आ गया, तो ये एंजाइमों की सक्रियता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए संदमक तथा विष का प्रभाव। ये भी एंजाइमों पर क्या कहते हैं कि संदमक और विष का एंजाइमों पर क्या प्रभाव होता है। जैसे उत्प्रेरकों पर इनका प्रभाव होता है, वैसे एंजाइमों पर भी प्रभाव होता है। लेकिन बच्चों इसको हम धनात्मक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे शरीर में औषधियां हैं, तो शरीर में औषधियां हैं का मतलब यह हुआ कि हम अपने शरीर के लिए कई औषधियां प्रयुक्त करते हैं। तो उन औषधियों के लिए हम एंजाइमों को क्या करते हैं? एंजाइमों को संदमित करते हैं। तो उससे उनकी क्रियाविधि और ही प्रभावी हो जाती है। उससे उनकी क्रियाविधि और ही क्या हो जाती है बच्चों? उससे उनकी क्रियाविधि और ही स्पष्ट हो जाती है। अभी ये आपके सामने है कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को अगर आपको बताएं तो क्रियाविधि का मतलब यह हुआ कि आपने देखा कि एंजाइम इवन मानव शरीर में होने वाली कई अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? कई अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं कि इस एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये लिखा है कि एंजाइम की कोलाइडी कणों की सतह पर अभिलाक्षणिक आकृति के कोटर होते हैं, जिनमें सक्रिय समूह जैसे NH2COH, ये SH है, क्या है ये? SH है, OH आदि होते हैं। ये आपके पास है कि कुल मिला के ये कहना है कि एंजाइम पर क्या बने होते हैं? कोटर बने होते हैं, और जिनमें सक्रिय समूह पाए जाते हैं।
और ये उन सक्रिय समूहों में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और एंजाइम उत्प्रेरण की जो अभिक्रियाएं हैं उनको अगर आप देखें बच्चों तो हम दो पदों में देख सकते हैं। पहला पद क्या है, पहला ये E+S लिखा है, तो E का मतलब एंजाइम, S का मतलब सबस्ट्रेट, ये मिलकर के क्या बनाता है, ES, और उत्पाद बनाने के लिए सक्रिय संकुल का विघटन, तो ES फिर टूट जाता है E+P में। तो ये सिंपल आपको बताया गया, पूरी घटना को बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है और उसी घटना को हमने यहां एक फिगर के द्वारा दिखाया गया। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, जिस एक्टिव साइट की बात कर रहे थे सबस्ट्रेट में वो है, और ये एंजाइम है और इसकी कुछ ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज लाइक लॉक एंड की, ये ताले चाबी के समान है कि जैसे चाबी जो है ताले को खोलती है, उसी तरह से ये है एंजाइम और सबस्ट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इंटरमीडिएट जिसे हम लोग कह रहे थे ये कॉम्प्लेक्स बन गया और बाद में एंजाइम अलग हो गया और ये हमारे सामने क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ये एंजाइम की वर्किंग प्रोसेस थी कि एंजाइम बच्चों कैसे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इस पर हमने बच्चों आपको असाइनमेंट दिया हुआ है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है। विशोषण आपने क्रियाविधि में देखा था कि जैसे ही उत्पाद बनता है वो सतह से क्या कर जाता है, हट जाता है, वही घटना क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और विसमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है, इसे हम लोग देख ही रहे थे बच्चों कि विसमांगी उत्प्रेरण की हमने पूरी क्रियाविधि पढ़ी थी कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक क्या होता है, अधिशोषित होता है। एंजाइम क्या है, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो एंजाइम के बारे में बताया गया कि ये प्रोटीन होते हैं और बहुत सारा उपयोग, आपके पास पूरी एक टेबल है। उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये अभी आपके सामने उदाहरण बताया गया। तो इस तरह से ये बच्चों जो पृष्ठ रसायन का चैप्टर था उसे पूरे हमने 6 व्याख्यान में पूरा कर दिया। फिर से आपको बता दूं, हमने 3 व्याख्यान किस पर दिया, कोलाइड पर, 1 व्याख्यान किस पर दिया, अधिशोषण पर, और 2 व्याख्यान किस पर दिया, 2 व्याख्यान उत्प्रेरण पर दिया। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। फिर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर वर्चुअल क्लासेस से जुड़ेंगे। तब तक इस संदेश के साथ बच्चों संस्कारी बनिए और साथ में क्या बनिए, साइंसकारी बनिए। क्या बनिए, साइंसकारी बनिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।